ओके जी, कर्नल फरीदी का पार्ट 20। अनवर कह रहा था आज अगस्त का पहला इतवार है और हमीद किसी औरत के हाथ से कोई चीज़ कबूल नहीं करता। हमीद ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अनवर बोलता था इसके ख़ानदान की पुरानी रस्म है, बहुत पुरानी। डी कारखाने ने फरीदी की तरफ देखा। अनवर सच कहता है। फरीदी चाय की प्याली रखकर सिगार छिड़काता हुआ बोला। हमीद का गुस्सा काफुर हो गया, बुरी तरह झेप रहा था। उसका ऊपरी होठ गैर इरादी तौर पर कँपाने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी सबके सब इसकी हालत पर हंस पड़ेंगे। आखिरकार वो जी कर आके उठा, खुद ही चाय बनाई और पीने लगा। लाओ निकालो 15 बॉटल। रमूना उसका शाना था फागर बोली। मैं मजाक के मूड में नहीं, हामिद ने मुँह बनाकर कहा। हटाओ, जाने दो। फरीदी संजीदगी से बोला, वरना रो देगा। मैंने 15 पॉइंट माफ़ किए। वाह शहजादे साहब। रमूना हमीद के चेहरे के पास उंगली नचाकर बोली। सारी शरारा रुखसत हो गई। हमीद जल्लाकर चाय की प्याली पटक दी और केबिन में घुस गया। फरीदी और अनवर बेअख्तियार हंस पड़े। वाकई आपने कमाल कर दिया, अनवर ने कहा। हजरत क्या बात थी? रमूना ने अनवर से पूछा। अनवर ने सारा वाकया दोहराया और रमूना भी हंस पड़ी। किश्ती की रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे जजीरों का जाल सा फैला हुआ था, इसलिए तमोर ज़्यादा नहीं था। सफ़ेर को इन्हें बहरान आइलैंड के आसार दिखाई देने लगे। जजीरा कुछ अजीब सा लग रहा था। दूर से ऐसा मालूम हो रहा था किसी सब्ज़ रंग की डिबिया पर भूरे रंग का ढक्कन चढ़ा हुआ हो। वही नाकाबिले अबूर चट्टानें एडी कारखाने का इनके घने जंगल हैं और इसके दरमियान में हमारी बस्तियाँ। ये चट्टानें बज़ाहिर खुश्क मालूम होती हैं, लेकिन इनके ऊपर भी जंगल में घने और खौफनाक जंगल। फरीदी, अनवर और हमीद ने अपनी दूरबीनें निकालनी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो जजीरे से करीब होते चले गए। समंदर जजीरे में दूर तक चला गया था। जब इन्होंने अपनी किश्ती रोकी तो घने जंगल के दरमियान में थे। वो सिर्फ ज़रूरी सामान और मैगज़ीन की वाफिर मकदार अपने साथ लाए थे। किश्ती के बागवान को ले गए और 3 प्लाईवुड का फोल्डिंग केबिन तय करके किश्ती समेत दानी छोड़नियों में छुपा दी गई। अनवर डी कार था और हमीद ने सामान के थैले लादे, कंधों पर राइफलें उठाई और चल पड़े। रमूना के हाथ में खाने की चाबी थी। लाओ मुझे दो। हमीद ने कहा। उसका मेट ठीक हो गया था। नहीं तुम पर यूँ ही कहीं गधों का बोझ है, रमूना बोली। खैर चलो, एक गधी रहे हो। हमीद ने अपना मुँह दबा लिया और फिर रख रखा बोला। मेरा मतलब नहीं कह लो, गधी भी कह लो, मुझे बुरा नहीं मालूम होता। रमूना ने कहा। गलती हुई, क्या बताऊँ? बात है कि जब मुझ पर मोहब्बत सवार होती है तो मैं बिल्कुल हो जाता हूँ। क्या तुम पर हर वक्त मोहब्बत सवार रहती है? रमूना ने भोलेपन से कहा। हाँ ना, क्या मतलब? क्या मैं हर वक्त उल्लू मालूम होता हूँ? कतई। रमूना ने कहा, मुस्कराने लगी। हमीद ठंडी सांस भरकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद रमूना बोली, हम बहुत पीछे रह गए, जल्दी करो। तो क्या तुम सच में मेरा दिल तोड़ दोगी? हमीद ड्रामाई अंदाज में बोला। नहीं, उबाल कर खाऊंगी, रमूना ने कहा और तेज़ तेज़ कदम बढ़ने लगी। खैर एक दिन तो मेरी लाश पर आंसू बहाओगे, हमीद ने किसी नाकाम आशिक के लहजे में कहा। और तुम्हारी लाश भी उल्लू ना मालूम हुई तो? रमूना आगे बढ़कर हमीद बदस्तूर रेंगता रहा। अनवर ने पलट कर देखा और इसने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों दूसरों से काफ़ी फासले पर साथ साथ चल रहे थे। फरीदी साहब की सेवत ने तुम्हें भी किरदार पे कोई असर न डाला? अनवर ने कहा। जी, हमीद ने दाने अबरों को चमच दी। फरीदी साहब की सोबत मुझे मक्खी मार कागज़ तो नहीं बना सकती। खैर बस मक्खी से छुपके रहो और भाई मैं मर दूँ, हमीद ने कहा। और मनफी क़ुव्वतें पलट कर तुम्हारे मुँह पर थूकती नहीं? अनवर मुस्कुरा कर बोला। ज़्यादा बढ़कर ना बातें करो। तुम शायद ये बोल रहे हो कि एक लड़की के लिए तुम भी झक मारते फिर रहे हो, लेकिन इसमें भी मैंने अपना वक़ार कायम रखा है। अनवर ने कहा। वक़ार? हमीद ज़हरखंद के साथ बोला। तुम जैसे लोगों के वक़ार और मुर्गियों के दरबे में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। खैर हटाओ, मुझे क्या? अनवर उकता कर बोला। मुझे सब पसंद नहीं आता। तो क्या सच में आप उसके भाई बन गए? फजूल बातें मत करो। अच्छा जी, अनवर के बच्चे तुम्हारे दिमाग में कीड़े खलबलाए तो अच्छा ना होगा। दोनों उलझ पड़े थे और इनकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थी। हमीद सामान का थैला ज़मीन पर डाल दिया और कंधे से राइफ़ल उतारने लगा। अनवर दस्तूर कर रहा था। फरीदी वगैरह ने उनकी आवाज़ें सुन ली थी। फरीदी तेज से कदम बढ़ाता उनकी तरफ आ गया। भगा दे। हमीद तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? फरीद उनके दरमियान आता बोला। अनवर को मना कीजिए। क्या बात है भाई? फरीदी अनवर की तरफ बोला। कुछ नहीं, अनवर ने मुस्कुरा कर कहा। शायद हमीद के बदन में दर्द हो रहा है। कबल इसके कि हमीद कुछ कहता, रमूना ने इसके करीब पहुँच कर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। हटाओ भी जाने तो, वरना कहीं सचमुच तुम्हारी लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे, रमूना संजीदगी से बोली। और अनवर हंस पड़ा।
तुम दोनों ज़रूर से ज़्यादा है मौक़ों। फरीदी ने हमीद और रमूना को मुखातिब करके कहा, लड़ने का मौका है। बात क्या थी? डी कारका ने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, कभी कभी हमीद के सर पे छपकली सवार हो जाती है। अनवर ने कहा, सुन रहे हैं आप? हबीब ने फरीदी की तरफ देखकर तेज लहजे में कहा, अनवर अब फजूल बातें बंद करो। अनवर खामोशी से आगे बढ़ गई और रमूना हमीद के कंधे पर थैला लादने लगी। चलो मेरे उल्लू शहज़ादे आगे बढ़ो, रमूना ने आहिस्ता से उसके कान में कहा और फिर चल पड़े। सूरज ग़रूब होते होते चट्टानों का सिलसिला सिर्फ 1 मील के फासले पर रह गया था। वाकई नाकाबिले अबूर चट्टानें मालूम होती हैं। फरीदी आहिस्ता से बड़ा है। ऐसी चट्टानें आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। ऐसा मालूम होता है जैसे वो किसी अज़ीमुल शान किले की दीवारें हों। इनकी बुलंदी 1000 फुट से किसी तरह कम नहीं। टीकार का बोला, मैं से इन्हीं बातों की वजह से मुहज़्ज़ब दुनिया जज़ीरे को गैराबा समझती। ऐसा नहीं चाहिए। फरीदी ने कहा, खुद मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन चट्टानों के पीछे ज़िंदगी के आसान नहीं है। रात यहीं कहीं गुजारी जाएगी। टीकार का बोला। और रात इन्होंने एक दर के नीचे बसर की। टीकारका के बयान के मुताबिक चट्टानों के इधर दरिंदे नहीं पाए जाते थे, इसलिए इन्होंने दिन भर की थकान नहायत इत्मीनान दूर कर ली। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वो फिर चट्टानों की तरफ चल पड़े। इस हिस्से में भी कुछ जंगल थे। टीकारका ने आम रास्ता अख्तियार नहीं किया था, इसलिए इन्हें कुल्हाड़ी की मदद से रास्ता बनाना पड़ रहा था। फरीदी ने चौड़े पर की एक चमकदार कुल्हाड़ी संभाल रखी थी और रास्ते में आई हुई शाखों और झाड़ियों को हटाता जा रहा था। 2 घंटों की मेहनत के बाद वो चट्टानों के करीब पहुंच गए। यहाँ चट्टानों के नीचे नज़र हद तक बाँसों का अज़ीमुल-शान जंगल फैला हुआ था। फरीद, हमीद और अनवर 1000 फुट ऊँची चट्टानों की तरफ हैरत से देख रहे थे। इन्हें ऐसा मालूम होता था जैसे इंसानी हाथों ने इनकी सतह हमवार की हो। नीचे से ऊपर तक मस्त और सीधी खड़ी थी, यानी वर्टिकल। डी कारका ने एक तरफ इशारे किया और वो सबके सब बागों के जंगल में घुस गए। और वह चट्टानों के नीचे मशरिक़ की तरफ बढ़ रहे थे। तकरीबन 2 घंटे चलते रहने के बाद डी कारका ने हाथ उठाकर इन्हें रुकने का इशारा किया। जंगल काफ़ी घना था और चट्टान के एक हिस्से पर जंगली फैली हुई थी। डी कारका ने कुल्हाड़ी फरीदी के हाथ से ली और बेले हटाने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुँह से चीख निकली और कुल्हाड़ी समेत उछल कर पीछे हटाया। कुल्हाड़ी के दस्ते से पानी की बूंदें टपक रही थी। क्या हुआ? फरीदी ने आगे बढ़कर कहा। रास्ता बंद कर दिया गया। डी कारका ने मायूसन अंदाज में कहा और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट पड़ी। डी कारका की नज़रें इस हिस्से पर जमी हुई थी जहाँ उसने बेलों का चिंगाड़ बना देखा था। ये गड़ा सा था जिसमें पानी भरा हुआ था। गार का थाना। डी कारका आहिस्ता से बोला, डॉन विंसेंट यहाँ तक पहुँच गया? मैं समझा नहीं। यहाँ वो एक फलांग लंबी कुदरती सुरंग थी जिसके दाने से कुछ दूर हटकर नदी है। इन्होंने शायद नदी से सुरंग को मिला दिया है। डी कारका खामोश हो गया। वो लोग इस तरह खामोश थे जैसे किसी लाश के सराहने खड़े हो। दफतन किसी तरफ से फायर हुआ और गोली हमीद की पीठ पर लदे हुए थैले को छीनती हुई दूसरी तरफ निकल गई। पीछे हटो। फरीदी भी अख्तर चीखा और उछलकर चट्टान से आ लगा। बाकी लोग भी फरीदी के पीछे भागे। फिर दूसरा फायर हुआ। रमूना के मुँह से चीखने निकली और वो गार के वसी धाने में गिर पड़ी। देखते ही देखते पानी की सतह पर लहराते हुए सुनहरे पल भी गायब हो गए। इसके साथ ही फरीदी ने भी गड़े में छंगला दी। बाकी लोग बुरी तरह घबरा गए थे। इन्होंने मुख्तलिफ सिमतों दौड़ना शुरू कर दिया। फायरे की आवाज़ें थोड़े थोड़े वफ़े के साथ आ रही थी। फरीदी का सर पानी की सतह पर उतरा और साथ ही रमूना के सुनहरे बाल भी दिखाई दिए जिसे उसने अपनी मुट्ठी में झगड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद रमूना ज़मीन पर चित पड़ी थी और फरीदी करीब ही बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। फायर अभी तक हो रहे थे। फरीद ने सिमत का अंदाज़ा लगाया और कोई गोलियाँ चला रहा था, लेकिन फरीद ऐसी जगह था जो गोलियों की जद से फायर थी। फरीदी ने रमूना की तरफ देखा। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी। कुछ देर बाद वो होश में आ गए। इस दौरान में भी मुखालिफ सिम से फायर की आवाज़ें आ रही थी। डरो नहीं, तुम्हें कोई गोली नहीं लगी थी। फरीदी ने कहा, तुम घबराहट में गड्ढे में गिर गई थी। वो लोग कहें पता नहीं, मैंने तुम्हारे बात ही गड्ढे में छान ला दी और जब बाहर आया तो लोग नहीं थे तो लोग भाग गए। रमूना ने ऐसे किससे कहा, अगर तुम ना होते तो मैं इस गड्ढे में डूब जाती। फरीदी कुछ कह नहीं रहा था कि गोली उनके करीब ही आ लगी। फरीदी ने रमूना को अपनी तरफ खींच लिया। बस इस चट्टान से चुपकी रहो। फरीदी आहिस्ता से बोला। अकड़ी पड़ी भी राइफल उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगा। चट्टान के कलाओं के दरमियान में एक स्याह सा धब्बा नज़र आ रहा था, एक मुतहर्रिक धब्बा। दूसरे लम्हे फरीदी की राइफल से शोला निकला और देखते देखते धब्बा नीचे की तरफ आने लगा। फिर करीबी किसी वजनी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। रमूना चीख पड़ी। इनसे कुछ फासले पर खून में डूबे हुए गोश्त के लोथरों का एक ढेर पड़ा हुआ था। रमूना दूसरी चीज़ के साथ फरीदी से लिपट गए। फरीदी ने उसे हटाकर फिर ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। अल्बर्नो रमूना फिर चीखी और फिर उसने अपना दोनों हाथों से
मुँह छुपा लिया। तुमने बहरीन में कहा था, फरीदी बदस्तूर ऊपर की तरफ बोला, कि तुम अपने भाई के कातिलों के खून से अपने बाल नहीं रखोगी। रमूना ने फरीदी की तरफ देखा जो हर किस्म के जज्बात से हरी नज़र आ रहा था। रमूना सहम गई। क्यों? फरीदी ने उसकी तरफ देखा। फायर होते बंद हो गए। मुखालिफ से ने भी खामोशी है। रमूना ऊपर से गिरने वाली लाश की तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। फरीदी ने एक बार फिर फायर किया। थोड़ी देर तक जवाबी फायर का इंतज़ार करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी थी। फरीदी ने 2-3 फायर किए, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। शायद एक ही था। और रमूना की तरफ मुड़कर बोला और राज की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो। रमूना घबरा कर बोली, कहाँ जा रहे हो? तजुर्बात में इजाफा करने। फरीदी मुस्कुरा कर बोला, मैं देखूंगा कि 1000 फीट की बुलंदी से गिरने वाली लाश कैसे हो जाती है। रमूना ने फरीदी की तरफ मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। फरीदी ने मुस्कुरा कर सर को खफीफ सी चमक भेज दी और लाश पर झुक पड़ा। वो काफ़ी देर तक इसे पलट कर देखता रहा, फिर रमूना की तरफ लटाया और चले, वो सब उसी तरफ भागे होंगे। फरीदी ने मुखालिफ में इशारा किया। मुझ में उठने की भी दिक्कत नहीं है, रमूना बोली। फरीदी ने थैला उठाकर पीठ पर लादा, राइफल कांधे पर लटकाई और ज़मीन पर बैठता बोला, लो आओ तुम्हें भी लाता हूँ। ये वक्त तकल्लुफ़ात का नहीं है, मालूम नहीं इन पर क्या गुजरी है। मुझे हैरत है कि मेरे साथी भी वापस नहीं आया। अगर थोड़ी देर बाद वो मुखालिफ से जा रहा था, थैले के साथ रमूना भी उसकी पीठ पर थी। 3 फल्लांग चलने के बाद उसने मसखमा खेज़ मंजर देखा। अनवर, हमीद और डीगर का बांसों के चुल में फैले हुए बेलियों के चुल में बुरी तरह फंसे हुए थे। राई के लिए हाथ पैर मार रहे थे। फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। डीगर ने रमूना को देखकर चीख मारी। अल्बर्नो से सहारा न देता तो गिर पड़ता। फिर भी थोड़ी देर के लिए अपने होश हवस को बैठा और रमूना की ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। फरीदी रमूना को उतार कर आगे बढ़ा। ये क्या हुआ? अब इन खौफनाक बेलों से बेखबर फायर करते हुए पीछे हट रहे थे कि अचानक इन्होंने हमें जकड़ लिया। अनवर ने कहा, चाकू और कुल्हाड़ी आपके थैले में रह गए थे। फरीदी ने चाकू की मदद से इन्हें बेलों के जाल से आज़ाद किया। फरीदी की नज़रें रमूना पे जमी हुई थी, जो फरीदी की पीठ पर लद कर यहाँ के पहुँची थी। फिर कारका ने आंसू और राहों के साथ रमूना के बच जाने की दास्तान सुनी, लेकिन एक खुशखबरी भी सुनी है। अनवर ने कहा, अगर हम इस जाल में ना फंसते तो हमारी ये बदनसीबी होती, यानी इन बेलों के दरमियान में गार मौजूद है और कारका का ख्याल है कि इसका थाना उसी तरफ होगा। सर ख्याल है यकीन भी। फरीदी ने कारका की तरफ देख कर कहा, सर ख्याल। कारका बोला, इधर किधर? फरीदी बेलों की चकड़ी की तरफ मुड़का पड़ा। कारका आगे बढ़कर कुल्हाड़ी की मदद से वेले हटाने लगा। थोड़ा देर बाद कारका थाना दिखा दिया। तुम दोनों रमूना के साथ ठहरो। फरीदी ने अनवर और हमीद से कहा और थैले से एक पिस्टल और टॉर्च निकालकर कारका को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कार में उतर गया। एंड हुआ पार्ट 20।